तो आगे बढ़ाने के दौरान आप लोगों को रिवीजन करा देती हूँ और एक बार फटाफट बता देती हूँ। जैसे स्टीरियो केमिस्ट्री आप लोगों को बताया था, और एक स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले बताया था कि आप आइसोमर्स जानते हो कि नहीं। आइसोमेरिज्म में आपको दो तरीके की आइसोमेरिज्म बताई थी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो होते हैं वो आप आगे चल के देखोगे कि आपका जो कनेक्टिविटी होती है उस पर डिपेंड करते हैं। मेनली जो स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं उनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। जबकि स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं उसमें आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है। बस प्रॉब्लम आती है आपकी कि उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होने के बावजूद भी जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है मॉलिक्यूल्स में, जिसकी वजह से आपके स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। अब ये जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं इसमें कनेक्शन की जो कनेक्टेड रहते हैं, ग्रुप्स जो कनेक्टेड रहते हैं, इनका जो सीक्वेंस है यही अलग अलग रहता है, जिसको हम कहते हैं कि स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट है। जैसे मैंने बताया था कि आपको मिरर में लेफ्ट हैंडेड राइट हैंड में दिखता है, राइट चीज लेफ्ट में दिखती है। और इनएंशियोमर्स हम उसी को कहते हैं जो कि मिरर इमेज होते हैं बट वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। मिरर इमेज होते हैं और वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, और उसमें चारों ग्रुप डिफरेंट होता है। तो वो जो सेंटर होता है उसको कायरल सेंटर या फिर स्टीरियोजेनिक सेंटर कहा जाता है, और दो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको दोनों मॉलिक्यूल को इनएंशियोमर्स कहा जाता है। अब हम आगे देखे थे कि कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन में क्या डिफरेंस है। तो जैसे देखा था कि जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग की जरूरत पड़ती है, जबकि जो कन्फर्मेशन होते हैं इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग की जरूरत नहीं होती है। इसमें रोटेशन अलोंग सिंगल बॉन्ड जो होता है वही आपका डिफरेंट कन्फर्मेशन देता है। यहाँ पे फिगर में एग्जांपल्स के रूप में बताया गया था की तरह कि दो कॉन्फ़िगरेशन अगर एक इनैंशियोमर से दूसरे इनैंशियोमर जा रही है तो आपको रिक्वायर करती है बॉन्ड ब्रेक होना। जबकि अगर तीन कन्फर्मेशन आपको दी हुई हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो रहा है, तो मॉलिक्यूल पूरा का पूरा रोटेट हो रहा है, उसमें केवल एक बॉन्ड नहीं टूट रहा है और जुड़ रहा है, या एक बॉन्ड का स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं है। तो इसी तरीके से आपने आगे कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स देखे थे कि इसमें भी जो कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स होते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में आपने देखा था कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं वो भी आपके कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स होते हैं, और वे जो एटम्स किस तरीके से जुड़े हुए हैं वो बताता है कि आपकी कनेक्टिविटी कैसे डिफरेंट है। ये जो कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं ये कनेक्टेड होते हैं, अलग अलग कनेक्टिविटी डिफरेंट होता है, ये आपको दिखाया गया है। ये यहाँ पे पोजीशन आइसोमर्स को बता रहा है आपका, जिसमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं। इनैंशियोमर्स जो होते हैं ये इनैंशियोमर्स स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, जिनमें कनेक्टिविटी तो सेम होती है लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट जो होता है ग्रुप्स का वो डिफरेंट होता है। अब चाहे वो इनैंशियोमर्स हो, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स हो, या फिर इजेड आइसोमर्स हो, ये मतलब जिनको डबल बॉन्ड आइसोमर्स कहते हैं, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर्स में आपके दो होते हैं, आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर। जो कनेक्टिविटी होती है एटम की दो आइसोमर में वो सेम होती है स्टीरियो आइसोमर्स में। ये आप लोगों ने देखा, चाहे वो एनैंशियोमर हो चाहे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसको बहुत जल्दी जल्दी हम लोग देख रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम होगी तो वो रेज करेगा हैंड और अपने क्वेश्चंस पुट अप करेगा। ये जो मिरर है आपका, ये मिरर में आप देख रहे हो कि इसमें आपका मिरर में लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखता है। जो डैश है ये वेज एंड डैश फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया गया है, और वेज एंड डैश फॉर्मूला से जो रिप्रेजेंट किया जाता है उसमें जो सॉलिड होता है वो टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर होता है, इसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो डैश होता है वो इनसाइड होता है, प्लेन के पीछे दिखाया जाता है उसको। और आप जैसे देख रहे हो कि इसमें मिरर इमेज में एक दूसरे के ऊपर ये कोइंसाइड कर रहे हैं, ये सुपर इम्पोज हो जा रहे हैं। सुपर इम्पोज होने का कारण केवल यही है कि यहाँ पे चारों डिफरेंट ग्रुप नहीं है और दो CH3 सेम ग्रुप के हैं, सेम ग्रुप जैसे हैं। तो इसका मतलब है कि आपका जो सुपर इम्पोजेबल अगर हो गए
तो वो नॉट इनैंशियोमर्स होंगे। मतलब इनैंशियोमर्स के लिए ये जरूरी है कि आपका जो मॉलिक्यूल्स हो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो। यहाँ पे क्योंकि सुपर इम्पोजेबल हो रहा है दो ग्रुप सेम होने की वजह से, इसलिए वो ऑप्टिकली एक्टिव इनैंशियोमर्स नहीं देगा। अब हमने ये देखा था कि इसका कारण होता है क्या, कि जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल आपके एक्टिव नहीं होते हैं ऑप्टिकली। उसका रीजन होता है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो वो सिमेट्री एलिमेंट्स की वजह से मॉलिक्यूल सुमित मेरा मोबाइल खराब हो गया है बेटा, तो मोबाइल से इसलिए कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। तो आप लोगों को इसीलिए मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में क्लास में कि आप लोग 10 बजे आप आ जाइएगा कुछ दिन के लिए, जब तक मैं मोबाइल से मैसेज आप लोगों को नहीं भेज पा रही हूँ। वो एक्सीडेंटली पानी में गिर गया है तो इसलिए वो वर्क नहीं कर रहा है। मैंने अपना सिम दूसरे में लगा दिया है तो इसलिए मेरे पास कॉन्टेक्ट भी नहीं है अभी। तो मोबाइल जब तक आ रहा है दूसरा तब तक आप लोग 10 बजे ऑनलाइन हो जाया करिए। मोस्ट प्रोबेबली अगर कोई फेस्टिवल नहीं है और संडे नहीं है तो मैं क्लास लूंगी रेगुलर, तो इसलिए आप लोग 10 बजे एक बार कनेक्ट हो जाया करिए। तो जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो क्या बताती है कि जो प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल को नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस नहीं देती है, जिसकी वजह से जो आपका कंपाउंड है वो कायरल होता है। ओके, तो कायरल नहीं होता है, ए कायरल मॉलिक्यूल होता है। कायरल कब होता, जब जो दो CH3 आप देख रहे हो, ये CH3 की जगह पे एक CH3 C2H5 हो जाता। तो देखिए जो दूसरा बी मॉलिक्यूल आपको दिखाया गया है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि उसमें चारों मॉलिक्यूल जो ग्रुप लगे हुए हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए वो मॉलिक्यूल कायरल है। हम लोग ने ये देखा था कि जो आइसोमर क्लासिफिकेशन करते हैं सब डिवीजन, उसमें हम देखते हैं कि जो दो डिफरेंट, हमको ये पता है कि आइसोमर्स मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन उनकी कनेक्टिविटी में क्या प्रॉब्लम है या क्या अंतर आता है, डिफरेंस आता है, उसको हम इस टेबुलर फॉर्म से देख सकते हैं कि जो आइसोमर्स होते हैं वो डिफरेंट कंपाउंड तो होते हैं जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, और अगर वो कनेक्टिविटी से डिफरेंट होते हैं तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स कहते हैं, जो स्ट्रक्चरल आइसोमर में आता है। और स्टीरियो आइसोमर जिसमें कनेक्टिविटी तो सेम रहती है लेकिन उनका अरेंजमेंट स्पेस में डिफरेंट रहता है, वो इनएंशियोमर्स मतलब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं। और साथ में डाइस्टीरियोमर्स हो सकते हैं। इनएंशियोमर जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं, और डाइस्टीरियोमर भी स्टीरियो आइसोमर्स तो होते हैं लेकिन वो मिरर इमेजेस होते हैं। मिरर इमेजेस एक दूसरे के होते हैं जिसकी वजह से वो ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं होते हैं लेकिन स्टिल वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। दो इनएंशियोमर्स आपको बना के दिखाया है 2-ब्यूटेनॉल का। ये जो 2-ब्यूटेनॉल है इसको आप RS कॉन्फ़िगरेशन मेथड है जिससे कि RS कॉन्फ़िगरेशन दी जाती है मॉलिक्यूल की। R और S ये रेक्टस और सिनिस्टर को बता रहा है, जिसका लैटिन में मीनिंग राइट और लेफ्ट। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर जो सेंटर आप कायरल सेंटर देख रहे हो जो कि यहाँ पे C2 है, उसमें अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो आप R या S कहते हो। इसके लिए कुछ रूल्स हैं। जैसे सबसे पहला हम लोग ने डिस्कस किया था कि सबसे पहले असाइन किया जाता है, देखा जाता है कि एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर अगर सबसे ज्यादा है तो हम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे देते हैं। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर कम होता है उसको प्रायोरिटी कम होती जाती है। दूसरा है कि अगर दोनों एटम सेम है तब क्या। जैसे यहाँ पे देखिए C2 पे कार्बन नंबर 2 पे एक OH है, एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है। जो चौथा है आपका जिसको B से बताया गया है वो कार्बन ही है, लेकिन उसमें डिफरेंस बस ये है कि उसमें जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं आपके, उसके बगल में भी एक ग्रुप है जो CH3 ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो ओवरऑल अगर ग्रुप देखें, उस
कार्बन जो सेकंड नंबर पे है, तो उसमें जो ग्रुप्स लगे हैं वो एक OH लगा है, एक H लगा है, एक CH3 लगा है और एक C2H5 लगा है। तो अगर सेम नंबर, सेम एलिमेंट प्रेजेंट हो एटॉमिक नंबर, तो हम क्या देखते हैं, उसके नेक्स्ट वाला एटम कौन सा है ये देखते हैं। तो जो प्रियोरिटी है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, उसके साथ में जब देखते हैं सेकेंड प्रियोरिटी आपकी है कि जो एटॉमिक नंबर के नेक्स्ट जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है। अब अगर मॉलिक्यूल को हमने A B C D ये सारा चार्ट तो रख लिया इन द ऑन द बेसिस ऑफ प्रियोरिटी ऑर्डर, देन आपका जो सबसे लीस्ट प्रियोरिटी वाला होगा, जो सबसे छोटा होगा, स्मॉल होगा, जिसका वेट सबसे कम होगा, उसको हम अपने से सबसे दूर रखते हैं। डिविजन डैश फॉर्मूला में उसको डैश से शो किया जाता है, और यहाँ न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया है तो उसको सॉलिड से दिया जा रहा है। बोल, ये आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स थी। किसी ने ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की हैं? रेज करिए हैंड बेटा। इसमें क्या करना था, आगे चला। इसमें R और S बताना था। चलो वो तो बता सकते हैं। फर्स्ट वाला S होगा शायद। फर्स्ट वाले में सबसे लीस्ट प्रियोरिटी का कौन सा है? क्लोरीन। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे लीस्ट प्रियोरिटी का एटम कौन सा है? सबसे लिस्ट क्लोरीन होगा। क्लोरीन है, ठीक है। तो जो क्लोरीन सबसे लीस्ट प्रियोरिटी का है वो फोर्थ नंबर का, क्लोरीन होगा ना मैम। और बाकी ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन में सबसे हैवीएस्ट कौन सा होगा? वन पे कौन होगा? ब्रोमीन ब्रोमीन वन, सॉरी मैम, आयोडीन आयोडीन। ठीक है, ये वन हुआ। और कॉन्फ़िगरेशन होगा शायद। 2 हुआ। 3 और फ्लोरीन और क्लोरीन में कौन छोटा है? क्लोरीन में मैम थर्ड होगा। फ्लोरीन छोटा है मैम। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो कम है। हाँ, क्लोरीन और फ्लोरीन में कौन है सबसे कम? फ्लोरीन। क्लोरीन है। फ्लोरीन, ठीक है। तो हम थर्ड प्रियोरिटी किसको दे रहे हैं? फ्लोरीन को। फ्लोरीन को, और क्लोरीन को फोर्थ। ऐसे कंडीशन में आपको पता है कि जो सबसे लीस्ट प्रियोरिटी का होता है उसको हम सबसे बैक में रखते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो आपका क्लोरीन है वो सबसे छोटा है कि फ्लोरीन सबसे छोटा है? आपका फ्लोरीन सबसे छोटा है, तो ये फोर्थ होना चाहिए और ये थर्ड होना चाहिए, ठीक है। ये सही है प्रियोरिटी ऑर्डर? यस मैम। अब मैंने बोला कि जो फ्लोरीन है वो सबसे छोटा है, तो उसको सबसे बैक साइड में आप रखते हो, ये आपका रूल है, ठीक है। अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होना चाहिए। लेकिन अगर किसी में वो फ्रंट में है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका कॉन्फ़िगरेशन आती है वो जस्ट रिवर्स आती है। तो अगर आप फोर्थ को छोड़ दीजिए, 1, 2 और 3 में देखिए कि वो क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि हम जैसे जैसे 1, 2 और 3 से जाएंगे, मतलब हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं। यस मैम। इस तरीके से मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जब
क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो वो कैपिटल आर होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है कि यहाँ पे जो हमारा सबसे लाइट वाला एटम है वो हमारा सबसे दूर नहीं है, सबसे दूर नहीं, उसके जस्ट अपोजिट सबसे पास है। तो हमको जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी वो जस्ट अपोजिट होगी। मतलब ये आपका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आएगा? एस। एस। ठीक है। अब ये सेकेंड वाले में देखिए, इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, ये मैम कायरल सी कार्बन है। इसका मतलब कि जो इसमें कुछ नहीं दिख रहा है तो डैश से क्या चीज है आपका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है। अगर अब आप इसमें नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट पोजीशन COOH हो जाएगा मैम। क्योंकि देखिए इस पे भी कार्बन से अटैच्ड है, इस पे भी कार्बन से अटैच्ड है ना? तो जब कार्बन से अटैच्ड होता है तो क्या होता है आपका? These are showing chirality, ma'am. हाँ, कार्बन से जब अटैच्ड होता है ऑक्सीजन तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी का हो जाएगा। ये आपका मिथाइल ग्रुप है, ये आप पे कार्बन से और कार्बन अटैच्ड है तो ये सेकेंड नंबर पे हो जाएगा, डुप्लीकेट और ये थर्ड नंबर पे हो जाएगा, थर्ड और ये हाइड्रोजन आपका और हो जाएगा मैम इसका ना। फोर्थ हो जाएगा। तो अगर हम 1 2 3 डायरेक्शन में मूव करें तो किस तरफ जा रहा है ये? क्लॉकवाइज में। फिर से क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है कि जो सबसे लाइट एटम है वो हमारा बैक साइड में है, तो इसलिए यहाँ पे जो भी आएगा वो कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज हो जाएगी। तो इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एस और अब आगे चलते हैं। हमारा यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब जो डैश से है वो क्या है? उसको तो मैम ऐसे भी निकाल सकते हैं, R है तो वो S होगा, इनएंशियोमर इसलिए। यहाँ पे जो भी आएगा वो अपोजिट हो जाएगा क्योंकि जो आपका सबसे लाइट वाला हाइड्रोजन है वो फ्रंट में है। तो यहाँ पे ये क्या है? 1। इसको हम निकाल के देखेंगे, ये सेकंड वाले का जस्ट रिवर्स है लेकिन फिर भी हम निकाल के देखेंगे इसमें 1 2 और 3। ठीक है, तो हमारा क्या आ रहा है? ये इस तरह से ही मूव कर रहा है। तो ये आर आ रहा है लेकिन आपका हाइड्रोजन क्योंकि बैक साइड में नहीं है, हमारे टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? किसी को कोई दिक्कत नहीं मैम। अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं, इसमें नहीं दिखाया है, मतलब ये क्या है आपका? हाइड्रोजन। ये ठीक आपके ऊपर वाले की ही तरह होगा, तो आपका ये क्या आएगा? आर। और ये उसी का इनैंशियोमर है तो ये क्या आएगा? एस। एस। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्रुप आप लोग जो देखते हो कि अगर डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको एक एडिशनल एटम्स की तरह माना जाता है। जैसे अगर CO है, कार्बोनिल है, तो कार्बोनिल को हम 2 बार कनेक्टेड मानेंगे कि C से आपका ऑक्सीजन कनेक्टेड है 2 बार और फिर उससे C अटैच्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में 3 बार, 3 बार Y है और 3 बार C है। इसके बाद एक रूल आता है जिसमें आपका कहा जा रहा है कि जो सिंपल पैरेंथेसिस में दिए रहते हैं, जैसे
आपका CH3 ट्वाइस। उस CH3 ट्वाइस का मतलब क्या है आपका कि जो विनाइल ग्रुप है डुप्लीकेट और ट्रिपलेट हो जाएगा उसका, ट्रिप्लिकेट होगा उसका। आप लोगों को बेटा लिंक गया है। सुमित, यू कैन डू दिस थिंग, जस्ट शेयर। यस मैम। मोबाइल, हाँ, क्योंकि मोबाइल नहीं है तो भी मैं नहीं कुछ कर रही हूँ। तो बेटा ये आपका क्या है, CH3 ट्वाइस, ठीक है। CH3 ट्वाइस मतलब क्या है, उतनी बार आपके नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हैं जो कि हायर प्रायोरिटी के होते हैं। अब जो इनैंशियमर्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टी किस तरीके से सेम होती है या डिफरेंट होती है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो इनैंशियमर्स होते हैं ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ मूव करते हैं, मोड़ देते हैं, या फिर लेफ्ट की तरफ बेंड कर देते हैं। जो मॉलिक्यूल, जो इनैंशियमर्स राइट की तरफ बेंड कर देते हैं उनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर स्मॉल डी से बताया जाता है, और जो लेफ्ट की तरफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बेंड कर देते हैं उनको लीवो या स्मॉल एल से बताया जाता है। साथ में इनको जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं उनको प्लस और लीवो रोटेटरी को माइनस भी बताया जाता है। जो इनैंशियमर्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स से या डाइस्टीरियोमर से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जो इनैंशियमर्स होते हैं उनकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। यू कैन नॉट सेपरेट enantiomer in NMR spectroscopy even, and also in the polarity both are same. Then if you are using chromatography for the separation of your molecules, you cannot separate the enantiomers until you are using some chiral base. That means मैंने ये बात बताई आपको कि जो इनैंशियमर्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज काफी कुछ सिमिलर होती हैं, जिसकी वजह से ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि इनैंशियमर्स को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। इनको जब तक कि हम किसी कार्बन मॉलिक्यूल के साथ नहीं अटैच करके डायस्टीरियोमर नहीं बना देते हैं तब तक ये हमको विजिबल नहीं होते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में या फिर कोई भी क्रोमेटोग्राफी में। तो इसलिए जो इनैंशियमर्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स और डायस्टीरियोमर्स से ये डिफरेंट होते हैं इस तरीके से कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। जो प्योर इनैंशियमर्स होते हैं उनके डिफरेंट इंडेक्सेस होते हैं रिफ्रैक्शन के और डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज होती है कॉमन सॉल्वेंट की, और डिफरेंट इंफ्रारेड स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रा होता है, डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन होता है एक कायरल रिएजेंट्स के साथ। ठीक है, मतलब कि अगर इनैंशियमर्स की ये सारी प्रॉपर्टीज देखी जाए तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी अलग अलग होगी। तो मतलब कि इनैंशियमर्स शो डिफरेंट बिहेवियर ओनली व्हेन दे इंटरैक्ट विथ अदर कायरल सब्सटेंसेस। मतलब जैसा मैंने बताया कि एनएमआर में भी दो इनैंशियमर को हम डिफरेंशिएट करते हैं कब, जब उसके साथ कोई कायरल एक अलग सेंटर जोड़ दिया जाए, जो कि कायरल कॉलम क्रोमेटोग्राफी में या कोई भी HPLC आजकल हर चीज में कायरल क्रोमेटोग्राफी आती है, या कायरल आप एनएमआर में भी जब प्रोब लगाते हो तो उसमें कोई ऐसा कंपाउंड डालते हो जो जिसमें खुद कायरल सेंटर होता है और वो जा करके इनैंशियमर से जा करके लग जाता है और वो डायस्टीरियोमर बना देता है, जिसकी वजह से ये डायस्टीरियोमर बनने के बाद में दो अलग अलग कंपाउंड की तरह फिजिकल प्रॉपर्टी जिनकी डिफरेंट होती है बिहेव करता है एंड दे कैन बी सेपरेटेड। तो इफेक्ट क्या है इनैंशियमर का, ये मैंने आपको भी बताया कि
बीम ऑफ अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब जो एक ही प्लेन में प्रोपोगेट कर रही हो, तो अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट इनेंशियोमर से पास होती है तो वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को रोटेट करता है। सेपरेट इनेंशियोमर्स अगर हैं तो वो रोटेट कर देते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इक्वल अमाउंट से, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। डेक्स्ट्रो राइट डायरेक्शन में, लीवो लेफ्ट डायरेक्शन में। इसीलिए डेक्स्ट्रो को पॉजिटिव साइन से डिनोट किया जाता है और लीवो को माइनस साइन से, क्योंकि जो इफेक्ट ऑन प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है वो सेपरेट होता है, अलग अलग होता है इनेंशियोमर के केस में। और क्योंकि लाइट ऑप्टिकल वर्ड से रिलेटेड है, इसलिए इसको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये लाइट पे वजह से, लाइट की वजह से पोलराइज्ड हो जा रही है। सॉरी, लाइट की वजह से इसका जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसकी वजह से आपका जो कंपाउंड है, इनेंशियोमर्स है, वो राइट की तरफ राइट और लेफ्ट की तरफ लेफ्ट देता है। इसलिए इनका जो बिहेवियर है लाइट के प्रति, उसको देखते हुए इनको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहा जाता है। अब जिस इंस्ट्रूमेंट से इनका बेंडिंग देखा जाता है उसको पोलरीमीटर कहा जाता है। तो ऐसी डिवाइस जो कि मेजर करे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को कि ये कितना बेंड कर रही है, राइट में या लेफ्ट में या नहीं कर रही है, उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है पोलरीमीटर। तो ऐसा सब्सटेंस जो कि रोटेट करे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, उसको या तो क्लॉकवाइज या डेक्स्ट्रो रोटेटरी जिसको कह रहा है, या फिर रोटेट कर सकता है काउंटर क्लॉकवाइज जिसको कि लीवो रोटेटरी कहा जाता है। ये आपका पोलरीमीटर है। पोलरीमीटर मतलब जिससे कि आप बता सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि मॉलिक्यूल को इसमें रख दोगे आप तो आप बता पाओगे कि जो मॉलिक्यूल है वो किस तरफ मूव कर रहा है, लाइट को किस तरफ बेंड कर रहा है। जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में भी दिखाया था, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हर डायरेक्शन में जाती है। इसको एक पर्टिकुलर प्लेन में करने के लिए आपको पोलराइजर की जरूरत पड़ती है। ये जो पोलराइजर है ये आपको दिखाया गया है डायग्राम में, ए में, बी में, सी में। तीनों में जब पोलराइजर से लाइट पास कर रही तो वो एक पर्टिकुलर प्लेन में पास कर रही है। एक पर्टिकुलर प्लेन में पास होने के बाद उसके पास तीन चॉइस है, पोलराइजर या एनालाइजर। एनालाइजर जिसको कि पैरेलल एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं। अगर परपेंडिकुलर है लाइट तो वो भी उसके परपेंडिकुलर है। कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है। अगर पोलराइजर्स और एनालाइजर क्रॉस है तो भी कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है। जिसमें उसमें जो पोलराइजर और एनालाइजर के साथ में कोई एंगल बनता है वो 90 डिग्री पे या 0 डिग्री पे नहीं है, तो वो ऑब्जर्वर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कितने एंगल पे रोटेट बेंड कर रहा है आपका वही बताता है कि वो डेक्स्ट्रो या फिर लीवो रोटेटरी है। अगर वो लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहा है तो वो लीवो, और अगर वो राइट की तरफ रोटेट कर रहा है तो वो डेक्स्ट्रो। तो पोलरीमीटर में आपका सबसे पहला चीज जो होता है वो सोर्स, जिस सोर्स से आपका लाइट इमिट हो रही है और वो पोलराइजर में जाकर के एक पर्टिकुलर प्लेन में पोलराइज हो रही। इसके बाद आप ये लाइट पहुंचती है एनालाइजर के पास। तो एनालाइजर किस तरीके से एनालाइज करता है वो डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ दैट लाइट डिपेंड करता है। अगर जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट है जो इमर्ज
इमर्जिंग लाइट है वो सेम नहीं है जैसा कि पोलराइज्ड लाइट में इंटर करने पे हो रही है। मतलब कि आपका जो इमर्जिंग लाइट है वो इंटरिंग पोलराइज्ड लाइट के समकक्ष नहीं है, सेम नहीं है। तो आपका जो पोलरीमीटर है वो इतनी बड़ी सी ट्यूब होती है जिसमें सैंपल अंदर रखा जाता है। जैसे अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर में एक सोर्स होता है कि आपका सब्सटेंस रखने का जगह होता है, उसके बाद एनालाइजर होता है, वैसे ही इसमें भी होता है। इससे पोलरीमीटर को फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखाया है कि किसमें क्या भरा जाता है। जो ट्यूब है पोलरीमीटर सैंपल से, उसी में आप कोई भी जिसकी ऑप्टिकली एक्टिविटी निकालनी है उसको आप इसमें रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। स्पेसिफिक रोटेशन क्या है? तो नंबर ऑफ डिग्री जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देती है किसी भी सॉल्यूशन के साथ में, तो वो इनैंशियोमर कहलाती है। इनैंशियोमर डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स पे 2 टू द पावर n। जितने कायरल सेंटर है आपके उससे 2 टू द पावर n आपके स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? देखिए, जैसे कि लाइट पड़ रही है, मैंने बताया कि जो पोलरीमीटर होता है उसमें एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब की कितनी पाथ लेंथ है, तो वो जो पाथ लेंथ है उसको L से डिनोट किया जाता है, जिसको लिखा है द लेंथ ऑफ द सेल इन डेसीमीटर। उसके बाद जो अल्फा है आपका ऑब्जर्व रोटेशन होता है, और सी जिस कंसंट्रेशन में आप अपने मॉलिक्यूल को उसमें डाले हैं। डी लाइन जो होती है वो सोडियम लैम्प की वजह से होती है, अधिकांशतः यही यूज होती है। और ये रूम टेम्परेचर पे वर्क होता है जिसमें सैंपल का अमाउंट लेना और वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं वो निकाला जाता है। और जो ट्यूब लिया जाता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब की होती है, और वो 3.12 डिग्री यहाँ पे मतलब है प्लस से कि वो राइट साइड में बेंड कर रही है 3.12 डिग्री एंगल पे। जो मैग्नीट्यूड है रोटेशन का वो डिपेंड करता है कि आपका जो सॉल्वेंट है वो कितना है। जो मैग्नीट्यूड है आपका रोटेशन का, ये आपको जो सॉल्वेंट स्पेसिफाइड है कि रोटेशन आपका जो हो रहा है लिटरेचर पे जो आपको दिखाया गया है वो है कि सॉल्वेंट्स आपका क्या इफेक्ट करता है। मतलब कि सॉल्वेंट तो ऐसा नहीं है कि कार्यल है तो उसकी वजह से कोई हिंड्रेंस हो। इसके बाद आपका स्पेसिफिक रोटेशन का एग्जांपल आ रहा है कि अगर कोई मॉलिक्यूल में कैपिटल आर दिया है तो आपको पता है कि कैपिटल आर मतलब होता है रेक्टस। ये क्या है? कॉन्फ़िगरेशन बताने का तरीका। तो आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो स्पेस में मॉलिक्यूल है वो उसके जो ग्रुप हैं वो कैसे ओरिएंटेड हैं। ये आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है आर और एस, ये आर और एस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बताने के लिए। और स्पेसिफिक रोटेशन जो पोलरीमीटर की है, आपको मैंने पोलरीमीटर इसीलिए धीमे से बताया कि जो पोलरीमीटर है ये आपके स्पेसिफिक, ये मैं फिर से दिखा रही हूँ, जो आपके एग्जाम में कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ इसी से ही आएगा, अल्फा और सीएल। इस पर्टिकुलर का एग्जाम्पल आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस जो मैं कराऊंगी वो ध्यान से देखिए
इस इक्वेशन पे बेस्ड होंगे, लेकिन आपको जो R और S बताना होता है, ये R और S आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।